वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए संविधान के अनुच्छेद से क्वेश्चन ज़रूर आता है। बिल्कुल आपने देखा भी होगा, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी प्रकार का टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपने देखा होगा सभी एग्ज़ाम के अंदर जो है संविधान से संबंधित मतलब एक क्वेश्चन ज़रूर, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, और जो भी बच्चा राजनीतिक शास्त्र पढ़ता है यानी कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। आज हम यहाँ देखिए संविधान के सारे अनुच्छेद, यानी कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान में जो है 22 भाग हैं, आपको पता होगा 22 भाग, और जो है 395 अनुच्छेद हैं। उन सभी के बारे में यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे, सारे के सारे आर्टिकल जो है यहाँ पढ़ने का काम करेंगे। देखिए, आज के बाद जो है कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा यदि आप वीडियो को बड़ी ध्यान से देखते हैं। तो देखना, सारी की सारी यहाँ बातें पूरी डिटेल में बताई जाएंगी कि किस अनुच्छेद में जो है क्या बातें लिखी हुई हैं, किसका वर्णन या किसका उल्लेख कहाँ किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत हम ये चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज सभी के लिए। तो देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूं जो है अनुच्छेद का भाग नंबर 1। ठीक है, भाग नंबर 1 में जो है संविधान का जो भाग नंबर 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हैं। ठीक है, याद रखेंगे 4 ही अनुच्छेद हैं पहले भाग में। उन चारों के बारे में देखिए यहाँ डिटेल से पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 1 में, भाग 1 चल रहा फिलहाल, और अनुच्छेद 1 में जो है ये वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जो है भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो है उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 2 में देखिए नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान जो है अनुच्छेद 2 में आपको वर्णित मिलेगा। उसके बाद अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों की सीमा नाम में परिवर्तन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 3 में आपको आर्टिकल 3 में मिलेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 4 में जो है पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक विषयों पर अपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विषयों के बारे में जो है वर्णन जो है आपको अनुच्छेद 4 में मिलेगा। यानी कि भाग 1 में क्या है, केवल 4 ही अनुच्छेद हैं, वो चारों के चारों अनुच्छेद हमने बता दिए कि किसके अंदर क्या वर्णन मिलेगा। तो इस प्रकार जो है भाग 1 में केवल 4 ही अनुच्छेद हैं और चारों के चारों में हमने बताया अभी क्या क्या जो है वर्णित आपको मिलेगा। दूसरा देखिए भाग नंबर 2 नागरिकता के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा होगा। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है भाग 2 ही चलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 5 में देखिए संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 7 में जो है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किया है। यानी कि 6 में क्या है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आए हैं, और 7 में क्या है, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं उनकी नागरिकता के बारे में जो है वर्णित किया गया प्रावधान है सारी की सारी बातें। अनुच्छेद 8 में जो है भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता की बात की है, यानी कि जो व्यक्ति भारतीय मूल का है और कहीं बाहर रहता हो उसकी नागरिकता की बात की है। अनुच्छेद 9 में जो है नागरिकता की समाप्ति का वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 10 में जो है नागरिकता के अधिकार का बने रहना जो है वो वर्णित किया गया है, याद रखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियम का प्रावधान जो है अनुच्छेद 11 के अंदर है। उसके बाद अर्थात मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि नागरिकता को लेकर सारी की सारी शक्तियां संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका भाग 3 और अनुच्छेद नंबर, यानी कि अब आगे अपने पास भाग 3 की बात करेंगे। यहाँ अनुच्छेद कौन सा है, 12 से लेकर 35 तक, जो कि भाग 3 के अंदर वर्णित है। टोटल 22 भाग है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 12 में देखिए राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 के अंदर दी गई है। राज्य की जो परिभाषा है वो किस में है, अनुच्छेद 12 के अंदर। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां तथा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है सारे के सारे अनुच्छेदों के अंदर जो है समानता का ही वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे। समानता का अधिकार देखिए
अनुच्छेद आर्टिकल 14 में देखिए कानून के समक्ष समानता, ठीक है, यानी कि यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कानून के समक्ष समानता का वर्णन जो है भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद नंबर 14, ठीक है, और 14 से 18 के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानता का अधिकार का वर्णन जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 में जो है वही समानता के अधिकार से रिलेटेड है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये बात जो है किस में लिखी हुई है, अनुच्छेद 15 के अंदर। अगला देखिए अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता, ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 17 में जो है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत जो है किसके अंदर वर्णित है, अनुच्छेद 17 के अंदर किसी भी प्रकार की छुआछूत बर्दाश्त नहीं होगी, ये बात बोली गई है अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 18 में देखिए उपाधियों का अंत, ठीक है, जो कई उपाधियां थी उनका अंत कर दिया गया समानता के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22 के बीच में जो है स्वतंत्रता के बारे में यहाँ वर्णित किया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 19 में जो है बोलने अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार का वर्णन जो है किसके अंदर किया गया, अनुच्छेद नंबर 19 में। 20 में देखिए अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 21 में है प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, शिक्षा का अधिकार जो है किसके अंदर है, अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा का अधिकार, यानी कि सभी को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है, कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 22 में किया गया है। उसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में जो है क्या वर्णित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए मानव के साथ दुर्व्यवहार, बलायतम, बाल श्रम पर प्रतिरोध, ठीक है, कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिरोध जो है वो अनुच्छेद नंबर 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आते हैं, यानी कि जो बाल श्रम है उसके विरुद्ध और दुर्व्यवहार के विरुद्ध जो है किस आर्टिकल में वर्णन किया गया, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में। उसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद नंबर 25 में देखिए अंतःकरण किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है सभी को, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 26 में देखिए धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता का वर्णन जो है कहाँ किया गया है, अनुच्छेद नंबर 26 में, कि भाई हम कोई भी धार्मिक कार्य जो है स्वतंत्रतापूर्वक करा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 27 में देखिए किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो टैक्स है उसमें क्या है, छूट से संबंधित जो है वर्णन किसके अंदर है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 27 के अंदर। 28 में देखिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम को शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब धर्म से संबंधित कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि धर्म की बातें स्कूली बच्चों को न दी जाए, ठीक है। धर्म एक अलग चीज़ है, उसको शिक्षा के साथ न जोड़े तो बेहतर रहेगा, ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 28 के अंदर। उसके बाद देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में वर्णित किए गए हैं। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 29 में अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी संस्कृति, लिपि, भाषा आदि को का जो संरक्षण है वो कर सकते हैं, भाई उसको आप अपनी विरासत समझ के उसकी रक्षा कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग को जो शैक्षिक संस्थान है संचालन करने का अधिकार है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32 से 35 के अंदर जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखिए अनुच्छेद 32 में रिट संबंधी प्रावधान जो है किसके अंदर है, अनुच्छेद 32 में। BR अम्बेडकर जी ने जो है अपने संविधान की जो आत्मा है इसे कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद 32 को जो है BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुच्छेद नंबर 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति, ठीक है, कोई भी अधिकार उसको लागू करने के लिए जो मतलब संसद की शक्ति है वो जो है कहाँ वर्णित है, अनुच्छेद नंबर 33 में। उसके बाद देखिए अपने पास अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रावधान, ठीक है, यानी कि कोई भी आपातकाल के समय जो है
उनके मतलब कोई भी जो अधिकार है उनके ऊपर रोक लगाने का जो प्रतिबंध का प्रावधान है वो अनुच्छेद नंबर 34 में है, ठीक है। यानी कि कोई भी आपातकालीन स्थिति में जो है अधिकारों को पर रोक लगाई जा सकती है, ये सारी बातें अनुच्छेद नंबर 34 में लिखी है। अनुच्छेद नंबर 35 में देखिए मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी, ठीक है, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने संबंधी जो सारा का सारा वर्णन है अनुच्छेद 35 में है। तो ये था अपने पास भाग नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे भाग नंबर 4, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, भाग वाइज पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको ईजी लगेंगे। सबसे पहले बात करें भाग नंबर 4 जो है 36 से लेकर 52 तक रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 52 तक रहेगा, ये देख लीजिए। तो 36 में देखिए क्या वर्णित है। अनुच्छेद 36 में जो है राज्यों की परिभाषा, ठीक है, राज्य की परिभाषा। 37 में जो है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ठीक है। अगला देखिए 38 में क्या दे रखा है, राज्य लोक कल्याण वृद्धि में व्यवस्था करेगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता जो है उनका वर्णन किसके अंदर, अनुच्छेद नंबर 39 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। उसके बाद देखिए 41 अनुच्छेद 41 को देखिए ध्यान से। कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो किसके अंदर वर्णित है, अनुच्छेद नंबर 41 यानी कि 41 में, ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 41 में। उसके बाद देखिए अपने पास अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानव उचित दशाओं प्रस्तुति सहायता का प्रावधान जो है कहाँ है, आर्टिकल नंबर 42 में। उसके बाद 43 में मजदूरी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए जो वर्णन है वो कहाँ किया गया, अनुच्छेद नंबर 43 के अंदर। उसके बाद देखिए अनुच्छेद नंबर 44 समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान जो है किसके अंदर है, आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 45 में देखिए 45 में बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी, ये बात किसके अंदर वर्णित की गई है, अनुच्छेद नंबर जो 45 है उसके अंदर। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य वर्ग को शिक्षा और उससे संबंधित हितों का प्रावधान, ठीक है, शिक्षा और उससे संबंधित जो भी अधिकार है उनसे संबंधित यानी कि उनके हितों का प्रावधान जो है किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 46 के अंदर। 47 में देखिए शोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य, ठीक है, ये कहाँ वर्णित है, 47। 48 में देखिए कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान जो है, कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद नंबर 48 में है। उसके बाद देखिए 48 का एक और आर्टिकल के अंदर ऐड कर दिया ए, पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण भी जो है 48 के अंदर ही ऐड कर रखा है ए बना करके। अनुच्छेद 49 में देखिए महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है 49 में वर्णित है। उसके बाद अनुच्छेद 50 में देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन जो है किसके अंदर किया गया है, अनुच्छेद 50 के अंदर। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो किसके अंदर जो है वर्णित है, अनुच्छेद नंबर 51 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास भाग तो 4 ही है, उसका ए पार्ट मौलिक कर्तव्य, ठीक है, अनुच्छेद 51 ए तक। तो देखिए अनुच्छेद 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, ठीक है, कि ये जो ऐड किया था ये 42वें संशोधन में जो है ऐड किया था, 1976 में इसको जोड़ा गया था, याद रखेंगे। जो 42वां संशोधन है वो कब हुआ था, 1976 में। इसके अंदर जो है वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य, इन कर्तव्यों को ऐड किया गया था। उसके बाद भाग 5 में देखिए, भाग 5 कहाँ से कहाँ वर्णित होगा, बहुत लंबा है, संघ अनुच्छेद बोलते हैं इसको, याद रखना। और भाग नंबर 5 फिलहाल जो है अब हम पढ़ने का काम करेंगे, जिसको अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक लगभग जो है 100 आर्टिकल यानी कि 99 आर्टिकल इसके अंदर आपको दिखाई देंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे 100 आर्टिकल यहाँ अनुच्छेद यानी कि भाग 5 में होंगे, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए अपने पास हम शुरुआत कर रहे हैं भाग 5 की, ठीक है। भाग 5 देखिए क्या है, सबसे पहले जो है भाग 5 में शुरुआत होती है, सबसे पहले जो है अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये बात कहाँ वर्णित है, अनुच्छेद 52 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 53 में देखिए संघ की कार्यपालिका सम्मिलित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ठीक है, यानी कि जो कार्यपालिका की से रिलेटेड जितने भी शक्तियां हैं ना वो किसके अंडर होंगी, राष्ट्रपति के निहित में होंगी, ये बात ध्यान रखिए। ये बात कहाँ वर्णित है, अनुच्छेद 53 में भाग 5 में, ठीक है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे राष्ट्रपति से संबंधित मिलेंगे, देखना। अनुच्छेद 55 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जितनी भी पद्धति है वो,
फिर जो है अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 57 में जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है उसके बारे में वर्णित है। उसके बाद अनुच्छेद 58 में देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए जो जो योग्यताएं चाहिए उनका वर्णन किया गया है। उसके बाद 59 में देखिए राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं, वो जो है आपको आर्टिकल नंबर 59 में दिखाई देगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 60, ठीक है, आर्टिकल नंबर 60 में देखिए राष्ट्रपति द्वारा शपथ का जो उल्लेख है वो किस में वर्णित है, आर्टिकल 60 में, 60 में। उसके बाद अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय, ठीक है, ये बात कहाँ लिखी हुई है, 62 में वर्णित है। और आकस्मिक स्थिति रिक्त को भरने के लिए व्यक्ति का कार्यकाल जो है निर्धारित किया गया है 6 महीने, ठीक है। अनुच्छेद 52 से 62 याद रखेंगे, 52 से 62 जो है सारा का सारा किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो है अगले जो है कुछ एक आर्टिकल किससे रिलेटेड होंगे, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड होंगे। देखिए 63 में क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भी 63 में ये लिखा गया कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए भारत का। उसके बाद 64 में लिखा है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा ना भारत देश का, वो राज्यसभा का क्या होगा, अध्यक्ष ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, समझ गए होगे, वो मतलब उसका सभापति होगा। उसके बाद आकस्मिक स्थिति में जो है राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। यानी मान लो भाई कोई कारणवश जो है हमारे देश का राष्ट्रपति ना हो तो उसका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 66 में जो वर्णित किया गया है। उसके बाद देखिए जो अनुच्छेद 67 है उसके अंदर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक स्थिति मतलब रिक्त को भरने के लिए व्यक्ति का कार्यकाल जो है समय 6 माह है। अनुच्छेद नंबर 63 से लेकर 69 तक सारा का सारा किससे संबंधित वर्णन किया गया है, यहाँ उपराष्ट्रपति से संबंधित, ठीक है। याद रखेंगे हमने 52 से 62 क्या किया था, राष्ट्रपति से संबंधित, और 63 से 69 किसके बारे में है, उपराष्ट्रपति से संबंधित। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 70, 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है, और 70 में अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय हैं, और उसके बाद 72 में जो है राष्ट्रपति द्वारा अमानन की जो शक्ति है उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 72 में किया गया है। अनुच्छेद 73 में देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति के विचार का जो उल्लेख है वो भी किस में किया गया है, अनुच्छेद 73 में। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है 74 में किया गया है। अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रियों से संबंधित अन्य आबंध जो है अनुच्छेद किसके अंदर है, 75 के अंदर जो है वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 76 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत सरकार के अनुच्छेद 77 में जो है भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधी जो उल्लेख है वो किसके अंदर है, अनुच्छेद 77 में। उसके बाद अनुच्छेद 78 में देखिए राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 79 में देखिए संसद के गठन का उल्लेख जो है किसके अंदर है, संविधान के जो है 79 में संशोधन के 79 में आर्टिकल के अंदर। उसके बाद 80 आर्टिकल नंबर 80 में देखिए राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, और 81 में जो है लोकसभा का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दोनों के दोनों जो है 80 के अंदर तो राज्यसभा का और 81 के अंदर जो है लोकसभा का वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 82 में जो है प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्समायोजन का जो उल्लेख है वो आपको आर्टिकल नंबर 82 में दिखाई देगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 83 संसद के सदन की अवधि का उल्लेख, ठीक है भाई, संसद के सदन की अवधि का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 84 में देखिए संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं, ठीक है, जो संसद की सदस्यता है उसकी योग्यताएं जो हैं वो क्या है, अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 85 में देखिए संसद के सत्र समावसान और विघटन संबंधी जितने भी उल्लेख हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो हैं अनुच्छेद 85 के अंदर जो सारी बातें वर्णित की गई है इनका उल्लेख वहाँ है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार, ठीक है। 87 में देखिए राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 88 में देखिए संसद के
साधनों में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकारों का जो वर्णन है, उल्लेख है, वो किसके अंदर है? 88 के अंदर। उसके बाद देखिए राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 89 के अंदर किया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 90, राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या फिर पद से हटाए जाने पर जो उल्लेख किया गया है वो किसके अंदर है? आर्टिकल 90 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 90 के अंदर। आर्टिकल 91 में देखिए सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की अनुमति या अन्य शक्ति का उल्लेख जो है, अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख जो है किसके अंदर? आर्टिकल 91 के अंदर किया गया है। आर्टिकल 92 में देखिए जब सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब जो है वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे ये किसके अंदर वर्णित है? अनुच्छेद नंबर 92 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 93 के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष का उल्लेख जो है आपको अनुच्छेद नंबर 93 में आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है अनुच्छेद 94 आर्टिकल 94 के अंदर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर पत्र जो त्याग पत्र है या फिर पद से हटाए जाने पर जो भी उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? आर्टिकल 94 के अंदर। आर्टिकल 95 में देखिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने, कर्तव्य का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का जो सारा का सारा उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? आर्टिकल नंबर 95 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 96 जब उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, तब वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। उसके बाद आर्टिकल 97 में देखिए राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का जो उल्लेख है वो किसके अंदर है? आर्टिकल 97 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल जो 98 है संसद के सचिवालय का जो उल्लेख है वो कहाँ है? आर्टिकल 98 के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप आर्टिकल 99 संसद के सदस्यों द्वारा शपथ का जो उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? आर्टिकल 99 के अंदर। आर्टिकल 100 के अंदर जो है संसद सदनों के मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्यों करने की जो शक्ति है वो जो भी गणपूर्ति है उनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 100 के अंदर किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 101 संसद के स्थानों का रिक्त होना जो है उसका वर्णन जो है कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 101 में। 102 में क्या है? संसद सदस्यता के लिए जो योग्यताएं हैं, यानी कि एक सांसद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 5 के अंदर जो है संसद के सदन की और उसके सदस्यता की समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 105 में किया गया है। अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और उनके भत्ते का जो है सारा का सारा वर्णन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अनुच्छेद 108 दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठकें जो है बैठकों से संबंधित जो बातें हैं वो किसके अंदर है? 108 में है। 109 में देखिए धन विधेयक से संबंधित जो भी विशेष प्रक्रियाएं हैं या प्रक्रम है वो कहाँ वर्णित किए गए हैं? अनुच्छेद नंबर 109 यानी कि 109 में। भाई आगे देखिए भाई नेक्स्ट आपके पास 110 में देखिए धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 में है। उसके बाद 111 में है विधेयक पर अनुमति, ठीक है, विधेयक पर अनुमति। उसके बाद 112 में है वार्षिक वित्तीय वितरण यानी कि बजट का उल्लेख जो है 112 में है। बजट से संबंधित जो भी बातें हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको? आर्टिकल 112 में। आज आर्टिकल नंबर 113 113 में संसद में प्रकलन के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास 114 में जो है विनियोग, ठीक है, विधेयक जो है उसके बारे में उल्लेख आपको 114 में दिखाई देगा। फिर उसके बाद 120 में देखिए संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है उसका उल्लेख जो है 120 में किया गया है। 122 में जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई जो कि जांच न किए जाना, ठीक है, ये सारी की सारी जो है इसका वर्णन जो है 122 में है। 123 में जो है राष्ट्रपति के आदेश जारी करने की शक्तियाँ जो है वो 123 में वर्णित हैं। आर्टिकल नंबर 124 में देखिए क्या लिखा है?
आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी की स्थापना तथा गठन का उल्लेख किया गया है। 125 में जो है न्यायाधीश के वेतन से संबंधित प्रावधान है। 126 में जो है कार्यधारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 127 में जो है तथार्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 128 में उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों का उपस्थित होना ये वर्णित है अनुच्छेद 128 के अंदर। 129 देखिए अनुच्छेद 129 में देखिए उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान जो है वो कहाँ वर्णित है, अनुच्छेद 129 में। 130 में देखिए उच्चतम न्यायालय के आरंभिक आधिकारिकता का वह जो वर्णन है वो आपको 130 में दिखाई देगा। फिर देखिए 137 में जो है निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है पुनर्विलोपन जो है वो कहाँ वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 137 में। 143 में देखिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनका वर्णन कहाँ किया गया है, 143 के अंदर, अनुच्छेद के 153 में अनुच्छेद के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद 43। नेक्स्ट है 144 में है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सहायता से कार्य किया जाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CCAG का जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है, किसके अंदर, 148 के अंदर। CAG है, याद रखेंगे। CAG के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में जो है 149 में वर्णित है। उसके बाद जो है 150 में जो है संघ और उसके राज्यों के लेखाओं का प्रारूप जो है किसके अंदर है, 150 के अंदर है। और 151 के अंदर जो है संप्रेक्षा प्रतिवेदन जो है 151 में वर्णित किया गया है। तो ये था अपने पास भाग 5। अब जो है हम भाग 6 डिस्कस करने का काम करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मुद्दे इसके अंदर जो है दिए गए हैं। अनुच्छेद आज अब 6 अनुच्छेद 152 से 137 तक पढ़ने का काम करेंगे। भाग नंबर 6 के अंदर आ गए हम। तो भाग नंबर 6 की देखो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 152 से। तो इसके अंदर क्या है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, किसी भी राज्य की परिभाषा से संबंधित जो है किसके अंदर है, अनुच्छेद 152 में। फिर उसके बाद राज्यपाल का आलेख। ठीक है, राज्यपाल के बारे में जितना भी लिखा है। 154 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल से निहित, मतलब अब तक देखो देश के ऊपर काम कर रहे थे, अब राज्य के ऊपर आगे राज्य से संबंधित जो जो कर्तव्य हैं राज्यपाल से हैं, मुख्यमंत्री से हैं, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 6 के अंदर। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक, यानी कि भाग 6 है, सॉरी अनुच्छेद नहीं था। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, और अनुच्छेद 156 में जो है क्या रहेगा, राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। 57 में राज्यपाल की योग्यताएं हैं। 58 में राज्यपाल के पद की शक्तियां हैं। 59 में जो है राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। 60 में जो है कुछ अकास्मिक में राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप 161 में देखिए अनुच्छेद 161 में 161 में 161 राज्यपाल की क्षमादान संबंधी जो शक्तियां हैं वो। 162 में जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और 163 में देखिए राज्यपाल की सहायता सलाह के लिए मंत्री परिमंडल। जिस प्रकार एक राष्ट्रपति जो है देश के लिए काम करता, ठीक उसी प्रकार एक राज्यपाल किसी भी राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करता है। मंत्रियों के बारे में जो है अन्य अपबंध जो है सारे के सारे 164 के अंदर है। 165 के अंदर जो है राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो है उसके बारे में जिक्र जो है 165 में किया गया है। 166 में जो है राज्य सरकार के कार्यों का संचालन का वर्णन किया गया है। 167 में राज्यपाल को जमकर जानकारी देने के संबंधी मुख्यमंत्री की जो कर्तव्य हैं उनका वर्णन जो है अनुच्छेद 167 में किया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडलों का गठन का प्रावधान जो है 168 में है। 159 में जो है राज्य में विधान परिषदों का बनना और भंग करना जो है वो किस से संबंधित है, 169 से। 170 में देखिए विधानसभाओं की स्वतंत्रता संरचना का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 1971 में देखिए 171 में विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख का वर्णन जो है किस में किया गया है, 171 में। 172 में देखिए राज्य के विधानमंडल की अवधि का जो उल्लेख किया गया है वो किसके अंदर है,
72 के अंदर। उसके बाद 173 में देखिए विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता उसके बाद नेक्स्ट में है विधानमंडल के सत्र स्त्रावसन और विघटन के बारे में सारा का सारा वर्णन जो है कहाँ किया गया है 174 में। 175 में देखिए राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का अधिकार जो है उसका वर्णन 176 में किया गया है। 177 में देखिए 177 में सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। 78 में देखिए विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 179 में देखिए विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त होने पर त्यागपत्र या पद से हटाया जाना, ठीक है, वो सारे के सारे उल्लेख कहाँ है 179 में। 180 में देखिए विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की जो शक्तियां हैं उनसे संबंधित। 181 में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब ये पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में वर्णन किया गया है। 183 में जो है विधान परिषद सभापति और उपसभापति पद का रिक्त होना, त्यागपत्र या पत्र से मतलब पद से हट जाना, इनका वर्णन जो है 183 के अंदर किया गया है। 184 में देखिए क्या किया गया है, विधान परिषद के उपसभापति सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां, ठीक है, इनसे संबंधित। फिर 185 में जो है जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो या तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद 86 में देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में जो वर्णन किया गया है वो 186 में किया गया है। 187 में देखिए राज्य विधानमंडल का जो सचिवालय है उसके बारे में वर्णन किया गया है 187 में। 188 में देखिए विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का जो उल्लेख है वो किसके अंदर किया गया है 188 में के अंदर। 189 में जो है सदन में जो मर्दान शक्तियों के होते हुए भी जो है सदनों की कार्यों करने की जो शक्तियां हैं गणपूर्ति, उनसे संबंधित सारी की सारी जो अभिलेख हैं वो सारे के सारे उल्लेख हैं वो किसके अंदर 189 के अंदर किए गए हैं। उसके बाद देखिए 190 में देखिए विधानमंडल में रिक्त स्थानों का रिक्त होना, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन। और 192 में देखिए सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, ठीक है, ये सारा का सारा कहाँ वर्णित है अनुच्छेद 192 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 193 194 है भाई। 194 में देखिए विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों के विशेष अधिकार। उसके बाद 195 है विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख जो है 195 में किया गया है। 199 में जो है विधानमंडल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। उसके बाद 200 में अनुच्छेद में जो है विधेयक पर जो है अनुमति। उसके बाद 201 में जो है विचारों के लिए आरक्षित विधेयक, ठीक है। उसके बाद 202 में है वार्षिक वित्तीय वितरण यानी कि बजट के बारे में जो भी विधानमंडल में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है 203, 204, 205 में देखिए क्या लिखा है। अनुच्छेद 203 में देखिए उसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 203 में देखिए क्या लिखा है। 203 में जो है विधानमंडल के प्राक्कलन से संबंधित जो प्रक्रिया है वो सारी की सारी कहाँ वर्णित है आर्टिकल नंबर 203 में। 204 में देखिए विनियोग विधेयक जो है किसके अंदर वर्णित है आर्टिकल नंबर 204 में। उसके बाद 207 में देखिए वित्त और विधेयकों के बारे में जो है विशेष अपबंध जो है कहाँ वर्णित किए गए हैं अनुच्छेद नंबर 207। 213 में देखिए राज्यपाल की उपादेश जारी करने की जो शक्ति है वो कहाँ वर्णित है 213 के अंदर। उसके बाद देखिए 214 में देखिए राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान जो है अनुच्छेद 214 में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि जो उच्च न्यायालय हैं यानी कि जो उच्च न्यायालय के बारे में जो सारा का सारा प्रावधान दिया गया है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है 214 के अंदर। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, ये जो कहाँ वर्णित है ये है 215 के अंदर। उसके बाद देखिए 216 उच्च न्यायालय
यानी कि हाईकोर्ट के गठन का उल्लेख जो है किसके अंदर है, 216 के अंदर। उसके बाद बात करूं मैं 217 के अंदर जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके पद की शर्तें जो है वो किसके अंदर वर्णित है, 217 के अंदर। 218 में देखिए सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ अपबंध का उच्च न्यायालयों की पर भी लागू होना, ठीक है, ये कहाँ वर्णित किया गया है, 218 के अंदर। उसके बाद देखिए 219 में, अनुच्छेद 219 में जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, 220 में जो है स्थायी न्यायाधीशों के रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक, ठीक है। उसके बाद 221 में जो है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 222 में जो है न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालयों में भेजना। उसके बाद 223 में देखिए अधिकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 में देखिए अपर और अधिकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो अपर और जो भी कार्यकारी है न्यायाधीशों की नियुक्ति है उनके बारे में जो है 224 में वर्णित है। 225 में देखिए हाईकोर्ट की अधिकारिता का वर्णन जो है कहाँ किया गया है, 225 के अंदर। 226 में देखिए हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी करना, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी रिट जारी होती है। उसके बाद 227 में देखिए सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाईकोर्ट की शक्ति, ठीक है, यानी कि हर राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ये वर्णन। उसके बाद देखिए 228 में देखिए कुछ मामलों में हाईकोर्ट का अंतरण का उल्लेख, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 में देखिए हाईकोर्ट की अधिकारिता को संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, ठीक है। उसके बाद देखिए 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट स्थापित करने का प्रावधान जो है 231 में है, यानी कि कई जो है ऐसे राज्य हैं, 2 राज्य हैं, उनका हाईकोर्ट जो है एक ही जगह स्थापित है, जैसे एक ही हाईकोर्ट है, जैसे हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट जो है एक ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 233 में जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, ठीक है, जो मतलब हाईकोर्ट के नीचे का जो सिस्टम बनाया गया कानून के लिए उसे जिला न्यायाधीश बोला गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला गया। उसके बाद जो है 235 में देखिए अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, न्याय पर नियंत्रण, जो छोटे छोटे न्यायालय बनेंगे उनके ऊपर नियंत्रण के बारे में जो है वो अनुच्छेद 235 में किया गया है। अब आ गया अपना भाग नंबर 7 के अंदर, ठीक है, भाग 6 हमने पूरा पढ़ने का काम कर लिया। भाग नंबर 7 देखिए जल्दी जल्दी फटाफट निपटा देंगे। संविधान के भाग नंबर 7 में अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग ख राज्य का अभिलेख है, ठीक है। यह भाग 7वें संशोधन 1956 में हटा दिया है, ठीक है, ये याद रखना कि जो भाग 7 था वो हटा दिया गया है 7वें संशोधन 1956 में जो है एक 238 अनुच्छेद हुआ करता था, उसको उसकी सिर्फ ख में उल्लेख है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे इसको। उसके बाद जो अपना इंपॉर्टेंट है वो है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद नंबर 239 से लेकर के 242 तक इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या बोला गया है, अनुच्छेद 239 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, अनुच्छेद 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने कि राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए या फिर जो संघ राज्य हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उनके ऊपर जो है राष्ट्रपति का शासन चलता है, आपको पता भी होगा। उसके बाद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान, ठीक है, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके अंदर जो उच्च न्यायालय है वो उनका प्रावधान जो है उसका उल्लेख 241 में है। उसके बाद देखिए भाग 9 व 10 अनुच्छेद नंबर 243 और 244 बस 2 ही है। तो 243 में जो है पंचायतों का उल्लेख किया गया है और 244 में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए भाग नंबर 11 में देखिए भाग नंबर 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, 245 से लेकर के 263 तक जो है संघ और राज्यों के बीच जो है संबंध से संबंधित जो है आर्टिकल रहेंगे। आर्टिकल 245 यानी कि 245 में जो है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। उसके बाद 248 में देखिए अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति में विधि बनाने की संसद की जो शक्ति है वो। उसके बाद 254 में जो है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए शक्ति विधियों में असंगति, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 56 में 256 में जो है राज्यों की और संघ की बाध्यता जो है उसका वर्णन किया गया है। 257 में जो है कुछ दशाओं में राज्यों का संघ पर जो नियंत्रण है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 262 में जो है अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय जो है
उसका उल्लेख वहाँ मिलता है। 263 में जो है अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख जो है 263 में मिलता है। उसके बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, वित्त और संपत्ति सुविधाएं और वाद, ठीक है, वो है अनुच्छेद मतलब भाग नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 264 से लेकर 300A तक यहाँ वर्णित है। देखिए सबसे पहले बात करूँ मैं अनुच्छेद नंबर 266 भारत की सिंचित विधि का उल्लेख। उसके बाद 267 में देखिए आकस्मिक जो विधि है उसके बारे में वर्णित है। और उसके बाद 275 में देखिए कुछ राज्यों को संघ से में अनुदान मिलना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद 276 में वर्तियों व्यापारियों आजीविका और नियोजन पर अभिलेख, ठीक है, यानी कि उल्लेख सॉरी। और अनुच्छेद नंबर 280 में देखिए वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 201 में जो है वित्त आयोग की सिफारिशें जो हैं वो वर्णित हैं। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ठीक है, और 293 में जो है राज्य सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। 298 है उसमें व्यापार के अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए 99 में जो है सुविधाएं उनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 300A में जो है संपत्ति का अधिकार, याद रखेंगे अनुच्छेद 300A में जो है संपत्ति का अधिकार को वर्णित किया गया है। उसके बाद देखिए भाग 13 के अंदर जो है व्यापार वाणिज्य और समागम की बात की गई है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक जो है इसके अंदर जो है भारत देश के व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित स्वतंत्रताओं का वर्णन जो है इन आर्टिकल्स के अंदर किया गया है। उसके बाद देखिए भाग नंबर 14 को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 संघ और राज्यों के, ठीक है, जो भाग नंबर 14 उसमें देखिए संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, ठीक है, उनके बीच में जो सेवाएं हैं उनके बारे में वर्णन। तो अनुच्छेद 308 से लेकर 323A जो है भाग नंबर 14 को कवर करने का काम करेगा। तो देखिए अनुच्छेद 308 में जो है संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों को भर्ती और सेवा की शर्तें जो सारी की सारी हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन अपबंध का वर्णन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अपने पास अनुच्छेद 315 में 315 में देखिए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख, ठीक है। यूपीएससी जो भी स्टेट लेवल के हैं जैसे एचसीएस है, पीसीएस है, इनका जो वर्णन है उल्लेख है वो 315 में है। उसके बाद अनुच्छेद 316 में जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व अवधि का वर्णन किया गया है। उसके बाद 323A में प्रशासनिक कार्यों के लिए असीकरण, ठीक है, इन सब के बारे में जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए हाँ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को जो एवी क्लासेस बाय अनिल सर है इसके अंदर आपको जीके की बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी और बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट देखिए अपना जो अगला भाग है भाग नंबर 15, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसके अंदर वर्णित है। अनुच्छेद 324 में देखिए चुनाव आयोग निर्वाचन से अक्षिणमन निर्देशन मोर नियंत्रण के लिए जो है जिम्मेवारी होगी, ठीक है। ये बात जो है किसके अंदर लिखी है? अनुच्छेद 324 के अंदर। अनुच्छेद 326 में देखिए लोकसभा विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसका जो है वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 326 के अंदर। अनुच्छेद 329 में देखिए निर्वाचन संबंधी मामलों के में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास भाग नंबर 16 के अंदर देखिए, भाग नंबर 16 है जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये किसके अंदर है? अनुच्छेद नंबर 330 के अंदर। 331 में देखिए लोकसभा में आंग्ल भारतीय सामुदायिक प्रतिनिधित्व का वर्णन जो है आपको 331 में दिखाई देगा। 332 में जो है विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की बात जो है आपको अनुच्छेद नंबर 332 में दिखाई देगी। उसके बाद 333 में देखिए विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 338 में देखिए अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ 338 के ए और बी
38 के ए में जो है अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग, और 38 के बी के अंदर जो है पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है। 41 में जो है 341 में अनुसूचित जातियाँ यानी कि एससी, और 342 में जो है अनुसूचित जनजातियाँ एसटी के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अपने पास आ गया भाग नंबर 17। ठीक है, राजभाषा 343 से लेकर 351, बिल्कुल छपेगा भी क्वेश्चन यहाँ से, पहले बता दी है। ठीक है, 343 में जो है संघ की भाषा का उल्लेख का वर्णन किया गया है। 344 भाषा से संबंधित आयोग और संसद की समितियों। उसके बाद 345 में राज्यों की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 346 में संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की जो भाषा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 351 में जो है हिंदी भाषा से संबंधित है। तो ये अपना यूट्यूब चैनल है भाई, एवी क्लासेस बाय अनिल सर। प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें एक ऐसा मोटिवेशनल जो है आपका साथ चाहिए जो हमें और जो है आपके लिए बेहतर मेहनत करने के लिए उत्तेजित करे। ठीक है, तो हमें आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए, आपातकाल से संबंधित जो है अनुच्छेद नंबर 18 को जो है आपातकाल का अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर के 360 तक जो है अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 18 है। देखिए अनुच्छेद नंबर 352 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख जो है 352 में किया गया है। 53 में जो है आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। 56 में जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख का वर्णन किया गया है। 58 में जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अपबंधों का निलंबन का उल्लेख किया गया, क्योंकि वहाँ जो आज़ादी थी उनको रोक या निलंबित करने का जो काम है यहाँ 58 में किया जा सकता है। 59 में जो है आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन, यानी कि भाग 3 में जो जो शक्तियाँ प्रदान की गई थी उनको सभी पर रोक लगा दी जाए। 60 में देखो वित्तीय आपातकाल के बारे में अपबंध का वर्णन किया गया है। अब आ गया अनुच्छेद नंबर 19 और 20। देखिए अनुच्छेद तो देखो 361 से 68 है, तो भाग नंबर 19 से 20, अनुच्छेद 361 से 68 के बीच में। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 364 में जो है महापतन विमानों क्षेत्रों के बारे में विशेष अपबंध का वर्णन किया गया है। उसके बाद 368 में जो है संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपने पास, नेक्स्ट आ गया भाई, बिल्कुल लास्ट में आ गए हम। अब आपके पास अनुच्छेद नंबर यानी कि भाग नंबर 21 और 22, केवल 22 ही भाग है, और अनुच्छेद है 395। 369 से लेकर के 395 के बीच यहाँ डिस्कस करेंगे। 369 में जो है राज्य सूची के कुल विषयों से संबंधित संसद को कानून बनाने की शक्ति, यानी कि राज्य सूची से संबंधित जो है वर्णन कहाँ मिलता है आपको 369 में। 370 में जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान थे 370। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात के संबंधों पर विशेष अपबंध है। उसके बाद 376 में देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में अपबंध हैं कुछ एक। उसके बाद 377 में जो है भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षण के बारे में अपबंध हैं। उसके बाद देखिए 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में अपबंध हैं। उसके बाद देखिए 393 में संक्षिप्त नाम का वर्णन। ठीक है, संक्षिप्त नाम का वर्णन जो है कहाँ किया गया है 393 में। और 395 में जो है निरसन। ठीक है, याद रखेंगे, निरसन जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए सारे के सारे संविधान के जितने भी भाग थे 22 के 22 के उद्योग जो अपने 22 भाग थे, और 395 जो आपको पता होगा हमारे जो संविधान है उसमें 22 तो क्या है भाग हैं। ठीक है, और 395 क्या है आर्टिकल हैं, यानी कि अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ आज हमने पढ़ लिए हैं, कौन किससे रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें एक बार। ठीक है, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। देखिए भारत देश का जो झंडा है सलाम करते हुए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।